Assalamualaikum. I am Muhammad Riyaz, your biology teacher from Stars Academy, head office, Johar Town, Lahore. आज हमने बात करनी है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। तो सबसे पहले आप ये बताइए, व्हाट इज़ मैकेनिज्म। याद रखिए, द होल प्रोसेस, ए टू जी, सारी कहानी, सुनना सुनाना, इसे मैकेनिज्म कहते हैं, द होल प्रोसेस। और आप बता दीजिए, व्हाट इज़ ब्रीदिंग। हम कहते इट इज़ अ प्रोसेस इन विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। यानी हम कहते एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। तो प्यारे बच्चों, एटमॉस्फेयर से लंग्स तक, फिर एल्वियोलस तक, ये जो एयर का एक्सचेंज हो रहा, ये किस प्रोसेस से होता है, आज हमने उसके मैकेनिज्म पे बात करनी है। वो ए टू जी सारी कहानी आपको सुनानी है। तो प्यारे बच्चों, लेकिन वो बात बताने से पहले कुछ 3 फैक्ट्स हैं जिनको आपने याद रखना कि गैसियस एक्सचेंज हमेशा जिस प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। तो आप बता दीजिए, व्हाट इज डिफ्यूजन। तो हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो प्रोसेस है, इसे डिफ्यूजन कहते। जैसे अभी आप सुकून से, तहम्मुल से बैठे, तो इस एयर को किसने कहा कि तू लंग्स में आ जा। तो याद रखिए, जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लंग्स में आ जाएगी। और बिल्कुल ऐसे ही अगर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये लंग्स से एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगी। यानी जो बेसिक प्रोसेस है वो कौन सा, वो डिफ्यूजन है। तो याद रखिए, गैसियस एक्सचेंज हमेशा अज़ल से जिस प्रोसेस से होती है, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। और इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ और बातें भी याद रखनी है। यानी बात आपको बतानी है इंटरकोस्टल मसल्स की। याद रखिए, वैसे इंटर इन बिटवीन को कहते, कोस्ट साहिल को कहते। तो ये रिब्स के एक साहिल से, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक कुछ मसल्स होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स कहते। और प्यारे बच्चों, यानी ये इंटरकोस्टल मसल्स एसोसिएटेड हैं किसके साथ, रिब्स के साथ। मसल्स क्या होते, तो याद रखिए, मसल की एटमोलॉजी कॉन्ट्रैक्शन है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनमें कॉन्ट्रैक्शन की, रिलैक्सेशन की एबिलिटी होती है, उन्हें मसल कहते हैं। और मसल्स के हवाले से बात कीजिए, और इंटरकोस्टल मसल्स ये भी क्या करेंगे, ये या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यकीनन इसका इफ़ेक्ट रिब्स के ऊपर होगा। यानी ये मसल्स जिन बोन से एसोसिएटेड हैं, उन बोन्स के ऊपर कोई तो इफ़ेक्ट होगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर ये जो रिब्स हैं, इनके साथ क्या होगा। तो याद रखना, ये जो रिब्स होती हैं, ये मूव करेंगी किधर को, हम कहते एक तो ये रिब्स मूव्स करेंगी फॉरवर्ड। दूसरी बात आपको बतानी है, ये मूव करेंगे किधर, अपवर्ड। फिर प्यारे बच्चों, ये रिब्स मूव्स करेंगी किधर, आउटवर्ड, बाहर की जानिब मूव करेंगी। और प्यारे बच्चों, फिर ऐसे होगा क्या, हम कहते जो ट्रांसवर्स वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी के अंदर, वो इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसके हवाले से बात करनी है। और याद रखिए, जब ये इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे, तो फिर रिब्स के ऊपर कोई तो इफेक्ट होगा। तो याद रखना है,
ये जो रिब्स हैं ये मूव करेंगी किधर, एक तो मूव करेंगी बैकवर्ड, फिर ये मूव्स करेंगी किधर, डाउनवर्ड, फिर प्यारे बच्चों इनकी मूवमेंट होगी किधर, इनवर्ड। तो ये बात तो आपने याद रखनी है कि जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, हम कहते हैं ये जो रिब्स होती हैं ये फॉरवर्ड मूव करेंगी, अपवर्ड मूव करेंगी और आउटवर्ड मूव करेंगी। और जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे तो ये रिब्स बैकवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड मूव करती हैं। फिर प्यारे बच्चों हम कहते कि फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इज नॉन एज डायाफ्राम। तो याद रखिए डाया 2 को कहते, फ्राम फेंस को कहते। तो ये पार्टीशन है बिटवीन थॉरेक्स एंड एब्डोमिनल कैविटी, डाया 2 को कहते, फ्राम फेंस को कहते। तो ये एक फेंस है, ये एक जंगला है, एक पार्टीशन है दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू 2। अपर पार्ट इज नॉन एज थॉरेक्स एंड लोअर पार्ट इज नॉन एज एब्डोमन। तो प्यारे बच्चों ये स्केलेटल मस्कुलर शीट है, इसकी एसोसिएशन स्केलेटन में किसके साथ है, याद रखिए वर्टिब्रल कॉलम के साथ भी है, ये रिब्स के साथ भी है। तो प्यारे बच्चों चूंकि बोन से एसोसिएटेड तो ये स्केलेटल मस्कुलर शीट होती है। आप यूं भी बोल सकते कि रूफ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी एक का फ्लोर है तो दूसरी कैविटी का रूफ हो जाएगी ये। और जब डायाफ्राम ये जब क्या करेंगे तो जारी बात है मसल्स हैं तो ये भी क्या करेंगे, या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो या प्यारे बच्चों क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर शेप्स के हवाले से कुछ बातें आपने याद रखनी है कि डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फिर कैसा हो जाएगा, हम कहते लेस डोम शेप्ड हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये जब रिलैक्स करेगा तो फिर कैसा हो जाएगा, हम कहते मोर डोम शेप्ड हो जाएगा। अब आइए अगर आपको ये 3 फैक्ट्स याद हो गए हैं तो अब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करेंगे। और आपको मालूम जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक एक्स्ट्रा कॉलम की फॉर्मेशन करते हैं और उस कॉलम में लिखते हैं फीचर्स लिख दीजिए या आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए। और प्यारे बच्चों ये ब्रीदिंग है क्या, हम कहते इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और याद रखिए इनहेलेशन क्या होती है, हम कहते एयर जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आ जाए। तो टेकिंग एयर इन लंग्स containing more oxygen is called inhalation, and removal of air from lungs to atmosphere containing more carbon dioxide तो इसे exhalation कहते। अब आ जाइए यहाँ पर हम लिखेंगे अदर नेम्स, इनके कुछ और भी नेम्स हैं इन प्रोसेसेस के। तो याद रखिए ये जो इनहेलेशन है ना इसके हम कहते इंस्पिरेशन भी कहते या इंस्पायरेशन बोल दीजिए। और प्यारे बच्चों ये जो एक्सहेलेशन है इसे एक्सपीरेशन भी कहते। अब बेसिकली आपने करना क्या है, चूंकि गैसियस एक्सचेंज तो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, आपने अपनी बॉडी के इनसाइड पे स्पेस को बढ़ाना है, यानी लंग्स के ऊपर आपने प्रेशर को कम करना है ताकि इनहेलेशन हो सके, ताकि बाहर से एयर उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए आए। तो प्यारे बच्चों फिर होगा क्या, तो सबसे पहले मैं आपको इंटरकोस्टल मसल्स की बात बता रहा हूं। अब सुनिए जरा, ये जो इंटर कोस्टल
मसल्स हैं ये क्या करेंगे? तो याद रखिए ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं इनहेलेशन में ये क्या करेंगे? हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों लेकिन जब एक्सहेलेशन, इसकी बात बाद में करते हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर प्यारे बच्चों इससे एसोसिएटेड जो मौजूद हैं कौन? रिब्स। तो वो जो रिब्स हैं उनके साथ क्या होगा? तो याद रखिए यही बातें जो आपके सामने लिख दी हैं ये प्रोसेसेस उसके साथ होंगे, यानी रिब्स फॉरवर्ड मूव करेंगी और अपवर्ड मूव करेंगी, और याद रखिए साथ में क्या होगा? आउटवर्ड मूव करेंगी। तो प्यारे बच्चों जब इस तरह से होगा तो फिर इसके साथ ही हम एसोसिएट कर देंगे किसके साथ? ट्रांसवर्स वॉल्यूम, ट्रांसवर्स वॉल्यूम की बात करेंगे। तो आप बताइए ये जो ट्रांसवर्स वॉल्यूम है ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो जाहिर बात है बेटे रिब्स के फॉरवर्ड अपवर्ड मूव करने से ट्रांसवर्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। एक तो ये बात होगी कि आपने स्पेस को अंदर बढ़ाना है और लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसके बाद फिर आ जाइए हमने बात करनी है किसकी? डायाफ्राम की। और डायाफ्राम के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों जब इनहेलेशन होती है तो ये जो डायाफ्राम है ये भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर होगा क्या? हम कहते अब शेप ऑफ डायाफ्राम को देख लीजिए, शेप ऑफ डायाफ्राम। तो इसकी शेप हो जाएगी कैसी? तो याद रखिए लेस डोम शेप्ड हो जाएगी। आपके मन में आएगा कि ऐसे होने से क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ये देखिए हम कहते जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रिब्स फॉरवर्ड अपवर्ड मूव करेंगी, ट्रांसवर्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। फिर डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगर पहले इस शेप में है तो फिर लेस डोम शेप्ड हो जाएगा, यानी क्या होगा? वर्टिकल वॉल्यूम को देख लीजिए। हम कहते ये जो वर्टिकल वॉल्यूम है ये क्या होगा? आप बताइए। याद रखिए ये वर्टिकल वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा और इससे फिर क्या होगा? हम कहते प्रेशर ऑन लंग्स, यानी प्रेशर ऑन लंग्स ये क्या हो जाएगा? तो जाहिर बात है लंग्स पे प्रेशर इनकी वजह से था, ये जब पीछे हट गई तो फिर क्या होगा? लंग्स पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एक दफ़ा फिर देख लीजिए प्यारे बच्चों इनहेलेशन में आपने क्या करना है कि आपने बॉडी के इनसाइड में स्पेस क्रिएट करनी है, यानी लंग्स पे प्रेशर को क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो होता इस तरह से कि जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रिब्स फॉरवर्ड अपवर्ड आउटवर्ड मूव करेंगी, ट्रांसवर्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और फिर जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये मोर डोम शेप्ड से लेस डोम शेप्ड हो जाएगा। तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाएगा, वर्टिकल वॉल्यूम इंक्रीज होगा और लंग्स पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर इनहेलेशन हो जाएगी, क्योंकि प्रोसेस कौन सा? डिफ्यूजन है। और प्यारे बच्चों याद रखना ये जो लंग्स हैं इनके अंदर ना एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होती है ना एक्टिव एक्सपेंशन होती है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाला भी कोई और है और इनकी एक्सपेंशन करवाने वाला भी कोई और है। जो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है वो कौन है? जारी बात है वो फोर्स है जो इन इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से और रिब्स की वजह से लंग्स पे एक्सर्ट होती है। और प्यारे बच्चों ये डायाफ्राम इस मस्कुलर शीट की रिलैक्सेशन से वो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल स्पंज की मानिंद है। अगर आप स्पंज को पकड़ के इस तरह से
और फोर्स दीजिए तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, यानी स्मॉल इन साइज हो जाएगा आपकी फोर्स की वजह से। लेकिन जब आप अपने हाथ को एक्सपेंड करेंगे या अपने हाथ की जो फोर्स है वो उस स्पंज के ऊपर कम करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर एयर उसके अंदर एंटर हो जाएगी। तो ये जो एक्सपेंशन होगी ये किसकी वजह से, एयर की वजह से। और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपकी फिंगर्स ने जो उसको फोर्स दी है, आपके हैंड ने जो उसको फोर्स दी है, यानी इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से है लंग्स के केस में, और डायाफ्राम की वजह से है। तो जब अंदर स्पेस इंक्रीज हो गई तो इनहेलेशन हो जाएगी। और याद रखिए एक्सहेलेशन में आपने क्या करना, लंग्स के ऊपर प्रेशर को बढ़ाना है ताकि वो फोर्स एक्सर्ट हो और एयर बाहर आ सके। तो प्यारे बच्चों फिर होता क्या है, अब जैसे यहां पर लिखा कि इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप बताइए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे। और ये जब रिलैक्स करेंगे तो ये रिब्स वो किधर को मूव करेंगी, तो याद रखिए हम कहते हैं रिब्स बैकवर्ड मूव करेंगी। अच्छा, इससे क्या होगा, और साथ में वो डाउनवर्ड मूव करेंगी। तो इसके वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा डाउनवर्ड मूव करने से। और आप बताइए ये जो ट्रांसवर्स वॉल्यूम है ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो जाहिर बात है डिक्रीज हो जाएगा। और फिर डायाफ्राम की बात कीजिए, ये जब रिलैक्स करेगा तो मोर डोम शेप्ड हो जाएगा ताकि लंग्स पर प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हो जाए, तो ये रिलैक्स करेगा। और प्यारे बच्चों फिर क्या होगा, हम कहते हैं शेप के हवाले से बात कीजिए तो ये मोर डोम शेप्ड हो जाएगी शेप। और इससे फिर क्या होगा बताइए, लंग्स पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। और वर्टिकल वॉल्यूम के हवाले से बात कीजिए, अब इसके मोर डोम शेप्ड होने से वर्टिकल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और लंग्स पे जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लंग्स पे प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से फिर प्यारे बच्चों लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी और जो एयर होगी वो प्रेशर के थ्रू और पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से वो लंग्स से एटमॉस्फेयर के अंदर आना शुरू हो जाएगी। अब मुझे आपको परसेंटेज ऑफ गैसेस के हवाले से बात करनी है, यानी इनहेलेशन में कौन कौन अंदर आ रहा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बात तो आपको बतानी है किसकी, ऑक्सीजन की। फिर बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर बात है नाइट्रोजन की, और आखिर में हमने बात करनी है किसकी, वाटर वेपर्स की। अब जरा देखिए जो ऑक्सीजन इनहेल होती है और उसकी परसेंटेज कितनी होती है, हम कहते 21%। और जो एक्सहेल होती है वो कितनी है, हम कहते हैं 16%। तो आपके मन में आएगा कि सर वो जो रिमेनिंग परसेंटेज है 5% वो किधर गई। तो आप मुझे बताइए आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है क्या वो आती है, तो यकीनन आपको आती होगी कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और फिर प्यारे बच्चों फॉर्मेशन होती है किसकी, हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। और आप जरा देख लीजिए ये जो ऑक्सीजन के अंदर कमी आ रही है एक्सहेल्ड एयर में वो कहाँ गई, वो इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर यूज हो गई, यानी रेस्पिरेशन के अंदर यूज हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों ये जो इनहेल होती है वो 0.03% टू 0.04% है, और जो एक्सहेल होती है ये कितनी है, 4%। ये जो परसेंटेज इस कदर बढ़कर आई है प्यारे बच्चों ये किस तरह से, तो आप देखिए जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इसीलिए एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। नाइट्रोजन के हवाले से बात कीजिए 79% ही अंदर गई और 79% ही बाहर आ गई।
चूंकि प्यारे बच्चों आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस है ही नहीं जो इस मोलेकुलर नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस्तेमाल करे और इसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर सके। इसीलिए तो सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए डिपेंड करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पे। अब वाटर वेपर्स के हवाले से बात कीजिए, याद रखिए जो इनहेलेशन के थ्रू आते हैं वो वेरिएबल हैं। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा वाटर वेपर्स आपकी बॉडी के अंदर आ रहे होंगे, लेकिन एक सनी डे है और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स कम हैं तो प्यारे बच्चों इनहेलेशन भी कम होगी। लेकिन याद रखिए जो वाटर वेपर्स एक्सहेल हो रहे होते हैं वो कितने हैं, तो हम कहते हैं वो कंसंट्रेटेड हैं, यानी फुल भर के आते हैं बेटे। और यही तो प्यारे बच्चों आप थर्मो रेगुलेशन के अंदर भी पढ़ते हैं कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये थर्मो रेगुलेशन को भी हेल्प कर रहा होता है। ये तो आपने पढ़ लिया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और प्यारे बच्चों ऑक्सीजन की बात कीजिए, ये पहुंच चुकी है कहाँ तक, हम कहते एल्वियोलस तक। अब इसको ब्लड के थ्रू बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना है। तो आइए अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इनके हवाले से बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो किया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसकी ट्रांसपोर्ट, हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे। और याद रखिए इसके लिए जो सिस्टम होता है उसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते, लेकिन याद रखिए गैसियस एक्सचेंज के लिए, ब्रीदिंग के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए जो सिस्टम होता है उसे क्या कहते, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और मोर अप्रोप्रिएटली आप कह दीजिए कि ह्यूमन के हवाले से वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है ये किस तरह से होती है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों याद रखनी है 97% ये जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है ये किसकी वजह से होती है, तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। और याद रखिए 3% ये डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर यानी सोलुबिलाइज्ड फॉर्म के अंदर इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। अब हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है आप इसे देख लीजिए। आपको मालूम है कि रेड ब्लड सेल्स के हवाले से बात कीजिए, उसके 95% पार्ट पे जो चीज़ मौजूद है वो हीमोग्लोबिन है। हीम ब्लड को भी कहते, हीम आयरन को भी कहते, ग्लोबिन ग्लोबुलर को कहते। तो ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और इसमें सेंट्रल मेटेलिक एलिमेंट आयरन होता है, इसीलिए तो इसे क्या कहते, हीमोग्लोबिन कहते हैं। और रेड ब्लड सेल के 95% पार्ट पे हीमोग्लोबिन। आपको मालूम है कि 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं और इनके साथ एसोसिएटेड 4 हीम ग्रुप होते हैं, आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और प्यारे बच्चों वो ग्रुप हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। अब देखिए होता इस तरह से, ये जो हीमोग्लोबिन है ये बाइंड करेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और फिर प्यारे बच्चों हम कहते हैं फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लिखने के अंदाज कुछ इस तरह से भी हैं, यानी एक बुक के अंदर इस तरह से लिखा हुआ और एक किताब ने ये दिखाया ये जो हीमोग्लोबिन है ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रही। या इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि O2 है और यहाँ पर आप लिख दीजिए कि 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो याद रखिए एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एंटरटेन कर रहा होता। तो प्यारे बच्चों इस हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो क्या,
पर्पल रेड होता है। लेकिन याद रखिए जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसका कलर ब्राइट रेड होता है। और प्यारे बच्चों ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हो रहा होता है कहाँ पे, हम कहते हैं उन ब्लड वेसल्स में जो करीब होती हैं किसके, लंग्स के। तो चूंकि लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो एल्वियोलस से फिर वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एंटर होती है किधर, ब्लड के अंदर, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी और ये प्रोसेस हो जाएगा। और फिर प्यारे बच्चों इसके जो रिवर्स प्रोसेस है ये होता है उन ब्लड वेसल्स में जो बॉडी टिश्यूज के करीब करीब होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख दूं मसल, तो प्यारे बच्चों मसल को चूंकि चाहिए क्या, ऑक्सीजन, तो फिर रिवर्स प्रोसेस होगा और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बीच में डिसोसिएशन हो जाएगी, इन दोनों की सेपरेशन हो जाएगी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगी और ये ऑक्सीजन ये फिर मसल के अंदर एंटर हो जाएगी। तो ये आपने याद रखना है कि लंग्स के करीब जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ये वाला प्रोसेस हो रहा होगा, लेकिन इसके सिवा जो दिगर बॉडी टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर ये रिवर्स प्रोसेस होता है। और याद रखिए ये हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कर रही, इसको कोई एंजाइम कैटालाइज तो नहीं एंटरटेन कर रहा होता है, फैसिलिटेट करता है, और वो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। अब आ जाइए कुछ फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी के हवाले से हैं। तो यहाँ पर आपके सर ने लिख दिए हैं क्या, फैक्टर्स, और यहां पर आपके सर ने लिख दिया क्या, अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। अब सबसे पहला फैक्टर अगर आप इसके हवाले से बात कीजिए तो याद रखिए अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ये भी ज़्यादा होगी। मुझे आपसे पूछना है ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो जाहिर बात है ये एल्वियोलस के अंदर होती है। और याद रखिए एल्वियोलस के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है उसकी बात तो बाद में करेंगे, सारी गैसेस का जो प्रेशर है इसके हवाले से बात कीजिए तो वो प्रेशर होता कितना, याद रखना हम कहते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या आप बोल दीजिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और प्यारे बच्चों ये तो लंग्स में सारी गैसेस के हवाले से है, लेकिन अगर आप लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात कीजिए तो प्यारे बच्चों वो कितना होता है, हम कहते वो तो तकरीबन 100 टू 115 या 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और फिर प्यारे बच्चों मसल्स के हवाले से बात कीजिए और बॉडी के दिगर टिश्यूज़ के हवाले से बात कीजिए, चूँकि वहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ हो रही होती है इस प्रोसेस के अंदर, तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मज़ीद कम हो रहा होता है। और प्यारे बच्चों 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, फिर इससे मज़ीद कम होते होते 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कम होता है। तो याद रखिए जब लंग्स में 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है तो जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी वो मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम क्या है ये देख लीजिए, हम कहते हैं मैक्सिमम अफिनिटी के हवाले से बात कीजिए तो हम लोग कहते हैं कि 20 ml ऑफ ऑक्सीजन ये समा गई किसमें, 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर। लेकिन प्यारे बच्चों ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन नॉर्मली अगर आप बात कीजिए तो आम तौर पर ऐसे होता है कि 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन समा गई 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर। तो प्यारे बच्चों मैक्सिमम कैपेसिटी तो ये है और नॉर्मली इतनी होती है। और अगर आप इसको
इसकी जो परसेंटेज है उसके हवाले से देखिए तो आपको मालूम है कि परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला तो यही होता है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड ओवर टोटल और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। मार्क्स की परसेंटेज तो ऐसे निकालते, तो मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो 20 ml हैं, और जो नॉर्मली ऑब्टेन्ड है वो कितने, 19.6 ml है। और प्यारे बच्चों आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा, हम कहते हैं 98%। तो नॉर्मली 98% सैचुरेशन होती है। और प्यारे बच्चों जब मसल्स के करीब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आती है तो चूंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम हो गया, अफिनिटी इतनी कम हो जाएगी कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगी और ये फिर ऑक्सीजन मसल्स के अंदर और बॉडी टिश्यूज के अंदर एंटर हो जाएगी। आपने देखा है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा हो तो हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी है ये भी कम हो रही होती है। फिर आइए बात करें किसकी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन पर अटैक करेगी और फिर क्या होगा, एफिनिटी कम हो जाएगी। फिर प्यारे बच्चों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं जब इनका लेवल इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, फिर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाएगी। फिर इसके साथ ही पीएच के हवाले से बता दिया करते हैं। याद रखिए अगर पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। तो फिर क्या होगा भाई, हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो रहे हैं और पीएच कम हो रही है, एक ही बात है, तो अफिनिटी कम हो जाएगी। और याद रखिए टेम्परेचर के बढ़ने से, अगर तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो तो अफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा प्यारे बच्चों ये तो आपने देख लिया, अब इसकी कोई फंक्शनल इंपॉर्टेंस भी है कि नहीं, अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है इसको देख लीजिए। प्यारे बच्चों ये आपके सर ने एक बना दिया है मसल, और अब आप गौर कीजिए इस मसल के अंदर जो प्रोसेस होता है वो यही आपके सर ने लिख दिया कि होता ऐसे है कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर की फॉर्मेशन, और बॉन्ड ब्रेकेज से क्या निकलेगी, एनर्जी। तो याद रखिए 50% से ज़्यादा ये जो एनर्जी है ये चेंज हो जाती है हीट में, और इसकी वजह से फिर जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब ज़रा देखिए जो ब्लड वेसल इसके करीब है, अब जो उसकी बात है वो देखिए ज़रा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर आ रही है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। तो ये जो लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आती है ये अमानत है किनकी, हम कहते हैं मसल्स की और बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज की। तो प्यारे बच्चों जाहिर बात है ये ऑक्सीजन मिलनी चाहिए किसको, मसल को, वरना ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर डेथ हो जाएगी। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसकी अफिनिटी कम हो जाएगी, और प्यारे बच्चों जब अफिनिटी कम होगी तो ये हीमोग्लोबिन छोड़ देगी किसको, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन फिर अंदर आ जाएगी किसके, मसल्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों इस ऑक्सीजन पे हक था किसका, मसल का। तो लाजिम है मसल के करीब आके हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम ही होनी चाहिए। और प्यारे बच्चों ये सारे फैक्टर्स के हवाले से भी देख लीजिए, यानी होता क्या है, अगर तो ऑक्सीजन होगी कम तो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी भी हो जाएगी कम, ऑक्सीजन ज़्यादा हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर ऑक्सीजन कम हो रही तो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी कम हो जाएगी।
हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगी, ऑक्सीजन मसल के अंदर आ जाएगी। और अगर ऑक्सीजन कम हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही होगी। तो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम होनी चाहिए ताकि ये ऑक्सीजन मसल के अंदर आ सके। फिर आप देखिए जब ये प्रोसेस होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीमोग्लोबिन की अफिनिटी कम हो जानी चाहिए ताकि ये ऑक्सीजन मसल के अंदर आए। चुके इस पे हक है किसका? मसल का। अब आपके मन में आएगा कि सर हाइड्रोजन के हवाले से भी बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों आओ हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। यहां पर आपके सर ने लिख दिया क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से बात कीजिए, ये आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी के सारे पार्ट से लेकर इसको लेकर आना होता किधर? हम कहते हैं लंग्स के पास। फिर यहां से इसकी क्या करनी? एक्सपीरेशन करनी, एक्सहेलेशन करनी है। तो प्यारे बच्चों इस कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से होती है? तो हम कहते हैं वो मेनली इन 3 फैक्टर्स की वजह से इस अंदाज से ट्रांसपोर्ट होती है। सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किस फॉर्म में? हम कहते हैं वो बाइकार्बोनेट की सूरत में। और प्यारे बच्चों कितनी? हम कहते हैं 70% वो बाइकार्बोनेट की सूरत के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। फिर प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड करेगी और बनाएगी क्या? उसे कहते कार्ब अमीनो, चूंकि अमाइनो ग्रुप के साथ बाइंड करती है। अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है उसके साथ बाइंड करती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और इसके साथ कितने परसेंट है? हम कहते हैं 20%। और फिर प्यारे बच्चों अदर प्लाज्मा प्रोटीन, बल्कि आप लिख दीजिए ऐसे ही कि प्लाज्मा प्रोटीन के हवाले से बात कीजिए तो कितने परसेंट है? हम कहते 5%। और फिर रिमेनिंग जो है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर, डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। यानी तकरीबन आप 5% ही कह दीजिए। इन वैल्यूज के हवाले से वेरिएशन है। अगर कोई एमसीक्यू आ जाए तो परेशान नहीं होना, उस वैल्यू के जो करीब तर आंसर होगा उसे आपने आंसर कर देना है। तो प्यारे बच्चों अब बाइकार्बोनेट की सूरत में ये जो ट्रांसपोर्ट है ये किस तरह से होती है? तो याद रखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मसल के अंदर बनी है ये इंटरस्टिशियल स्पेस के थ्रू फिर ब्लड कैपिलरी के अंदर एंटर हो जाएगी। और ब्लड कैपिलरी के अंदर मौजूद है कौन? हम कहते हैं रेड ब्लड सेल होता है। और प्यारे बच्चों इस रेड ब्लड सेल के अंदर फिर प्रोसेस होता है कौन सा? हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ पर आपके सर थोड़ी सी शो कर दें क्या? हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और इनके मिलने से बनता है कौन? कार्बोनिक एसिड। और याद रखिए जो एंजाइम इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है उस एंजाइम को कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और फिर प्यारे बच्चों ये आप रिवर्सिबल फॉर्म के अंदर प्रोसेस को शो कीजिए। फिर होगा क्या? हम कहते हैं ये कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर चेंज हो जाएगा। और याद रखिए 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में ट्रांसपोर्ट होती है। कहाँ से? सारे बॉडी पार्ट से लंग्स की तरफ। और लंग्स में जाके ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के मिलने से कार्बोनिक एसिड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन। और प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि सोडियम सेल के अंदर ज्यादा होता है कि बाहर? नर्व इंपल्स के हवाले से भी आपने पढ़ा है। और वैसे भी ब्लड प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के हवाले से पढ़ा कि 2/3 सोडियम क्लोराइड है। तो आप बताइए सेल के अंदर सोडियम ज्यादा होता है कि सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होता है?
तो सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होता है। तो अगर ये रेड ब्लड कॉर्पसल से निकल के बाहर आ जाए तो प्यारे बच्चों बाहर मौजूद होगा कौन? सोडियम। तो ये बना देगा क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन करेगा। और याद रखिए अगर ये रेड ब्लड सेल के अंदर ही रहा तो चूंकि सेल के अंदर ज्यादा होता है कौन? पोटाशियम। तो ये बनाएगा क्या? पोटाशियम बाइकार्बोनेट। लेकिन याद रखिए ज्यादातर जो ट्रांसपोर्ट है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की सूरत के अंदर होती है। और जाहिर बात है अगर ये नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन ये अगर सेल से बाहर आ रहा है तो आयनिक बैलेंस रखने की खातिर जो क्लोराइड आयन है ये क्या करेगा? ये सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। इसे हैमबर्गर्स स्टेबिलिटी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यानी अगर बाइकार्बोनेट आयन ये बाहर की तरफ आता है तो उतने क्लोराइड आयन ये सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे ताकि आयनिक स्टेबिलिटी रहे। तो 70% ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाइकार्बोनेट की सूरत में ट्रांसपोर्ट होती है। और प्यारे बच्चों ये जो हीमोग्लोबिन है इसके 2 पार्ट्स हैं। एक को आप लोग बोलते हैं क्या? प्रोटीन पार्ट है, और एक नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसे हीम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात है ये प्रोटीन पार्ट के साथ, यानी उस प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा, इसीलिए तो बोलते हैं क्या? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या अमाइनो ग्रुप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो गई, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 20% इस सूरत में ट्रांसपोर्ट होती है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन के हवाले से बात की जाए, प्रोटीन्स हैं अमाइनो ग्रुप की अवेलेबिलिटी की वजह से बाइंड करेगा, 5% ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। और जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में है वो क्या? 5%। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा था हाइड्रोजन के हवाले से बात कुछ देर में करेंगे, तो ये भी बता दीजिए। प्यारे बच्चों बात एक ही है कि जब ऑक्सीजन कम हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। ये भी याद रखिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो हाइड्रोजन आयंस भी इंक्रीज होंगे। तो प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो एफिनिटी कम होती है, हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो तो एफिनिटी कम होती है। बात एक ही है। ये सब कुछ बता चुकने के बाद लास्ट में एमडी कैट के सिलेबस में जो एक बात है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सरफेक्टेंट। तो प्यारे बच्चों रोल ऑफ सरफेक्टेंट बताने से पहले मुझे आपको बताना है एल्वियोलस के हवाले से कुछ बातें। आप बता सकते एल्वियोलस किसे कहते? तो याद रखिए एल्वियोलस की एटमोलॉजी है क्या? स्फेरिकल सैक, कोई गोल सा थैला सा होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये आपके सर ने बना दिया, और प्यारे बच्चों इसके अंदर मौजूद होता है कौन? मॉइस्चर होता है, वाटर। जारी बात है कि जिस सरफेस से गैसियस एक्सचेंज होना होता है वहां पर मॉइस्चर रिक्वायर होता है ताकि वो गैसेस उस मॉइस्चर के अंदर सोलुबिलाइज हो जाएं। अब सरफेस टेंशन ये क्या होती है ये समझिए, फिर सरफेक्टेंट का रोल आपको बताना है। प्यारे बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल यहां पर है उसको इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल खींच रहा है, इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल खींच रहा है, इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल खींच रहा है, इधर से भी, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो गई। लेकिन अगर आप सरफेस के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों सरफेस के ऊपर ये जो मॉलिक्यूल है इसको इधर से तो वाटर मॉलिक्यूल खींच रहा है, इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ऊपर से अट्रैक्शन करने के लिए कोई है ही नहीं। तो सरफेस के ऊपर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? एक इनवर्ड पुल महसूस करेंगे, और ये जो इनवर्ड पुलिंग फोर्स है इसे हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। टेंशन कहते ही पुलिंग फोर्स को। और ये भी याद रखना है टेंशन लेते नहीं है बेटे और देते भी नहीं है, गुनाह की बात है। तो प्यारे बच्चों ये जो सरफेस के ऊपर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे इनवर्ड पुल महसूस करेंगे। और अगर आपके पास इस शेप का कोई बैलून हो और आप उसको नीचे से पकड़कर खींचिए तो प्यारे बच्चों वो क्या होगा? वो इस तरह से क्लोज होते होते क्लोज हो जाएगा।
फिर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से ये जो डिसऑर्डर होता है इसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते, डिस्ट्रेस अनकंफर्टेबल सेंसेशन को कहते। तो रेस्पिरेशन के हवाले से वो जो अनकंफर्टेबल सेंसेशन है उसे क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते। अब प्यारे बच्चों याद रखना, ये जब गेस्टेशन होती है और प्रेगनेंसी के दौरान में, तो याद रखिए 7 मंथ्स के बाद एक मॉलिक्यूल बनता है फीटस के अंदर, उसे सरफेक्टेंट कहते। अगर किसी बेबी की इमेच्योर बर्थ हो तो प्यारे बच्चों, यानी 7 मंथ के अंदर उसकी बर्थ हो जाए, तो ये जो इमेच्योर बेबी होगा इसके पास अभी सरफेक्टेंट नहीं बनेगा, तो होगा क्या? इसमें सारे वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे हैं वो इनवर्ड पुलिंग फोर्स महसूस करेंगे, ये कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी, प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, वो बेबी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हो गया, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी उसको। अच्छा प्यारे बच्चों, जो लास्ट 2 मंथ्स हैं प्रेगनेंसी के, उनमें क्या होता? उनमें बेसिकली फॉर्मेशन होती है किसकी? सरफेक्टेंट की। बनाते कौन है? ये एल्वियोलस ही सरफेक्टेंट को बना के सिक्रेट करेगा। और सरफेक्टेंट के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों उसके 2 पार्ट्स होते हैं, आपके सर यहाँ पर इंतहाई आसानी से बता रहे, और उस सरफेक्टेंट के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और फिर उससे एसोसिएटेड टेल्स के हवाले से बात करते हैं। याद रखिए ये वाला जो पार्ट होता है हेड, ये होता है पोलर पार्ट, और ये जो टेल है ये कैसी होती हैं? ये नॉन पोलर होती हैं। अब प्यारे बच्चों होगा क्या? जब ये सरफेक्टेंट इसके अंदर आएगा तो जाहिर बात है जो नॉन पोलर पार्ट है उसकी चाहत होगी मैं वाटर से अवे रहूं, ये अवे रहेगा, और ये जो पोलर पार्ट है ये अट्रैक्ट करेगा इस वाटर मॉलिक्यूल को। तो आप जरा देखिए इस वाटर मॉलिक्यूल को जो एक फोर्स इधर से अट्रैक्ट कर रही थी, एक इधर से अट्रैक्ट कर रही थी, एक इधर से अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन प्यारे बच्चों अब इस सरफेक्टेंट के आने की वजह से एक अपवर्ड पुलिंग फोर्स भी है, तो इसके ऊपर फोर्सेस स्टेबलाइज हो गई। अब नेट फोर्स कोई नहीं है, यानी डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स नहीं होगी, तो उससे होगा क्या? ये एल्वियोलस ओपन ही रहेगा और फिर इजीली गैसियस एक्सचेंज होता रहेगा। तो ये रोल है किसका? सरफेक्टेंट का, कि अगर सरफेक्टेंट होगा तो ये फोर्सेस को स्टेबलाइज करेगा और इनवर्ड पुलिंग नहीं होगी, रेस्पिरेशन की वजह से जो डिफिकल्टीज हैं वो नहीं होंगी, इसकी वजह से ये ओपन रहेगा और गैसियस एक्सचेंज होती रहेगी। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।